अमेरिका में फैला एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। इस वायरस के कारण पूरी दुनिया एक रेगिस्तान में बदल जाती है और सारे इंसान ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ऐसे में जो इंसान इस वायरस से बच जाते हैं वे ज़ॉम्बी से कैसे बचते हैं, इसका जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म को अंत तक देखना होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंट इविल एक्सटिंक्शन मूवी के बारे में। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए ताकि इस तीसरे पार्ट की कहानी आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले और दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एलिस से, जो एक टब में बेहोश पड़ी होती है। होश में आने के बाद वो एक कमरे में जाती है जहां बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे होते हैं। वो कपड़े पहनती है और कमरे से बाहर निकलती है। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंची। बाहर निकलते हुए उसे एक तस्वीर मिलती है। एलिस उस तस्वीर को देखती है और फिर उसे वहीं छोड़ देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है। चारों ओर का माहौल शांत होता है। तभी अचानक उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक खतरनाक लेजर सुरक्षा प्रणाली एक्टिव हो चुकी है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लेजर लाइट्स पूरे कमरे को स्कैन करने लगती हैं। एलिस किसी तरह उन लेजर से बचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका जूता थोड़ा लेजर से छू जाता है और तुरंत कट जाता है। किसी तरह जान बचाकर एलिस एयर कंडीशनिंग पाइप से होते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचती है। वहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है एग्जिट टू मेन स्ट्रीट। वो बोर्ड को देखकर उस दिशा में बढ़ती है जहां कोई इंसान होने का संकेत मिलता है। रास्ते में एक सुरक्षा कैमरा नजर आता है, जिससे बचने के लिए वो पास के अस्पताल से एक स्ट्रेचर लेकर आती है और उससे अपने सामने करके आगे बढ़ती है। तभी अचानक एक ब्लेड मशीन एक्टिव हो जाती है और स्ट्रेचर को बीच से काट देती है। एलिस डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी एक ड्रोन जमीन से ऊपर उठता है और एलिस पर गोली चला देता है। वह वहीं गिरकर मर जाती है। थोड़ी देर बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक डॉक्टर लॉसिस वहां आते हैं। वो एलिस की लाश देखकर कहते हैं इसके खून का सैंपल लो और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है। इस घर के हॉल में एक छिपा हुआ रास्ता होता है जहां से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक एलिस के शरीर को बाहर ले जाकर एक रहस्यमयी जगह पर फेंक देते हैं। वहां पे एलिस जैसे कई और शव पड़े होते हैं। यहीं से यह साफ हो जाता है कि अम्ब्रेला कंपनी एलिस के खून से खतरनाक प्रयोग कर रही है। इसी दौरान घर के चारों ओर सैकड़ों ज़ॉम्बी घूमते नजर आते हैं जो धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले दृश्य में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक प्रेजेंटेशन चलता है जिसमें वे दावा करते हैं कि उन्होंने वायरस को खत्म कर दिया है, लेकिन ये एक बड़ा झूठ होता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका में एक खतरनाक वायरस सामने आया था जिसने तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और जंगल भी इस वायरस का शिकार हो गए और हरियाली खत्म होकर जमीनें बंजर हो गईं। पूरी पृथ्वी एक सुनसान वीरान जगह बन गई। पक्षी और जानवर विलुप्त होने लगे और इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते चले गए। जो थोड़े लोग बचे थे वे अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, भोजन और सुरक्षा की तलाश में। अब फिर से हमें असली एलिस दिखाई जाती है। वो इस ज़ॉम्बी भरे दुनिया में अकेले घूम रही है, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही है। यही वो असली एलिस है जिसके खून से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन क्लोन तैयार कर रही है। पहले पार्ट में उन्होंने एलिस पर प्रयोग किया था, लेकिन जब एलिस वहां से भाग गई तब से वे उसके खून का इस्तेमाल कर उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसका राज आगे खुलेगा। इस बीच एलिस एक पुरानी इमारत में जाती है, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसे अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज आती है। एलिस अपनी बंदूक निकालती है और सतर्क होकर उस आवाज की ओर बढ़ती है। एक कोने में एक महिला अपने हाथों में एक बच्चे को लिए बैठी होती है। वो गिड़गिड़ाकर कहती है, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, ये बहुत बीमार है। एलिस धीरे से बच्चे को लेती है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखती है उसे समझ आता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक गुड़िया है। तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं। वे हथियार ताने एलिस को पकड़ लेते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं कि शायद कुछ खाने या काम की चीज मिल जाए। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो उनमें से कुछ गुंडे एलिस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एलिस तुरंत एक गैंगस्टर को जोरदार लात मारती है जिससे उसकी जान चली जाती है। बाकी हमलावर उसके सिर पर वार करते हैं और एलिस बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो खुद को एक बंद जगह में पाती है। गैंगस्टर उसे घेरे होते हैं। उनमें से एक उसे एक चाबी फेंकते हुए कहता है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो यहाँ से निकल कर दिखाओ।
एलिस चुपचाप चाबी उठाती है और अपने हाथ में लगे लॉक को खोल लेती है। उसके ठीक पास एक पिंजरे में कुछ वायरस ग्रस्त खतरनाक कुत्ते कैद होते हैं। गैंगस्टर पिंजरा खोल देते हैं और कुत्ते सीधे एलिस पर हमला करने लगते हैं। एलिस बड़ी बहादुरी से कुत्तों से लड़ती है। वो कुछ कुत्तों को एक खंभे से तार के सहारे बांध देती है, लेकिन वे इतने ताकतवर होते हैं कि खंभा टूट जाता है। एलिस उसी टूटे खंभे की मदद से ऊपर चढ़ जाती है और एक ऊंचे एंगल को पकड़ लेती है। कुत्ते उसके पीछे भागते हुए गैंगस्टरों की ओर मुड़ते हैं और उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। एलिस मौका देखकर सभी हथियार इकट्ठा करती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो सड़क पर एक मृत इंसान को खा रहा होता है। तभी एक जीप और एक वैन वहां से गुजरती है। ये कार्लोस की टीम है जो वायरस से बचे लोगों को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगला सीन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के मुख्यालय का होता है जो धरती के बहुत गहरे अंदर बना हुआ है। वहां एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। कंपनी का प्रमुख अल्बर्ट वेस्कर भोजन और संसाधनों के बारे में जानकारी ले रहा होता है। इसी बीच डॉक्टर लॉसेस अंदर आते हैं। अल्बर्ट उनसे पूछता है, प्रयोग कहाँ तक पहुंचा? डॉक्टर लॉसेस जवाब देते हैं, हमें अभी कुछ और दिन धरती के भीतर ही रहना होगा क्योंकि बाहरी वातावरण अभी बेहद विषैला और अस्थिर है। फिर अल्बर्ट पूछते हैं, एलिस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? डॉक्टर लॉसेस बताते हैं, मैं एलिस के खून से एक ऐसा सीरम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो टी वायरस के असर को उल्टा कर सके। अगर ये सीरम ज़ॉम्बी पर असर करता है तो उन्हें उनकी पुरानी यादें वापस आ सकती हैं। फिर वे इंसानों की तरह बर्ताव करने लगेंगे और हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन अब असली एलिस को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उसकी तरह के क्लोन तैयार कर रहा हूँ। अल्बर्ट सख्त लहजे में कहता है, अपने बाकी के सारे काम रोक दो और 1 हफ्ते के भीतर मुझे एलिस प्रोजेक्ट पर पूरी रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं किसी और को ये काम सौंप दूंगा। इसके बाद बैठक समाप्त होती है और पता चलता है कि कमरे में मौजूद सभी लोग सिर्फ होलोग्राम थे। फिर हम एलिस को देखते हैं। वो एक सुनसान पेट्रोल पंप पर एक ज़ॉम्बी को मार गिराती है और ये देखने के लिए भीतर जाती है कि क्या पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो पेट्रोल पंप के ऑफिस की ओर जाती है, शायद कुछ जरूरी सामान मिल जाए। एक कमरे में उसे एक सड़ा हुआ शव मिलता है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं और बदबू बहुत तेज होती है। एलिस अपनी नाक मुंह ढककर वहां रखी चीजों को टटोलती है और उसे एक पुरानी किताब मिलती है। वो किताब उठाकर बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि जिस ज़ॉम्बी को उसने मारा था उसे अब एक कौवा खा रहा है। एलिस बाइक पर बैठती है, किताब खोलती है और उसमें दर्ज एक अहम जानकारी पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अलास्का एकमात्र ऐसी जगह है जहां वायरस नहीं फैला है। उधर कार्लोस की टीम सड़क के रास्ते सफर कर रही होती है जब उन्हें रास्ते में एक पुराना होटल दिखाई देता है। वे होटल की ओर बढ़ते हैं और दूरबीन की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां कोई हलचल है। होटल बाहर से सुनसान नजर आता है, इसलिए कार्लोस और एलजे आगे बढ़ते हैं और होटल के अंदर का जायजा लेने लगते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी एलजे पर झपटता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा चैन की सांस लेता है, एक और ज़ॉम्बी चुपचाप पीछे से आता है और उसे काट लेता है। उसी वक्त कार्लोस आ जाता है और फौरन ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो अपनी टीम को आदेश देता है कि होटल की पूरी तलाशी ली जाए, जो कुछ भी जरूरी सामान मिले उसे इकट्ठा कर लो। क्लैरी सभी को अलग अलग दिशाओं में भेज देती है। दूसरी ओर डॉक्टर लॉसेस अपनी लैब में एक ज़ॉम्बी पर खुद के बनाए गए सीरम का परीक्षण कर रहे होते हैं। शुरुआत में ज़ॉम्बी सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता है। वो आदेश मानता है और जो कुछ करने को कहा जाता है वो ज़ॉम्बी सब कुछ करता है। ये देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, मगर कुछ ही देर में ज़ॉम्बी का स्वभाव बदल जाता है। वो बेकाबू हो जाता है और हमला करने लगता है। डॉक्टर लॉसेस जल्दी से बाकी वैज्ञानिकों को उस कमरे में बंद कर देते हैं जहां ज़ॉम्बी मौजूद होता है। ज़ॉम्बी सभी वैज्ञानिकों को बेरहमी से मार डालता है। इधर कार्लोस की टीम और उनके साथ मौजूद अन्य बचे लोग कुछ बातों पर आपस में उलझ जाते हैं। इसी बीच पता चलता है कि उनके पास पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ईंधन ही बचा है। रात हो चुकी होती है तो टीम अपने चारों ओर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा देती है और सभी को कार में रात बिताने के लिए भेज देती है। उसी समय एलिस भी एक सुनसान जगह पर रात गुजारने के लिए रुकती है। उसे नींद में एक अजीब सपना आता है। वो देखती है कि डॉक्टर लॉसेस एक गुप्त लैब में उसके जैसे क्लोन मॉडल्स पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं। सपने में ही उसके चारों ओर की चट्टानें और बाइकें हवा में तैरने लगती हैं। तभी दर्शक समझते हैं कि एलिस के पास किसी वैज्ञानिक शक्ति का रहस्य है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और हवा में तैर रही वस्तुएं जमीन पर गिरने लगती हैं। एक बाइक तो गिरते ही 2 हिस्सों में टूट जाती है। इसी दौरान अम्ब्रेला कंपनी में डॉक्टर लॉसेस द्वारा बनाया गया व्हाइट क्वीन सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
वह डॉक्टर लॉसेस को सूचित करता है, मेरे सेंसर्स ने 15 मिनट पहले अल्फा बीटा तरंगों में एलिस के सिग्नल को ट्रैक किया है। अगली सुबह एलिस के पास अब बाइक नहीं होती, इसलिए वो पैदल ही कार्लोस की टीम की लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो माइक का पॉडकास्ट सुनती है और उससे ये पता लगा लेती है कि टीम फिलहाल कहाँ है। उधर केम की नींद खुलती है। वो जिस जीप में सो रही थी उससे बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर पास में बैठे एक कौवे पर पड़ती है। कौवे को देखकर वो डर जाती है और तेजी से वापस जीप में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी चारों ओर से संक्रमित कौवे वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये कौवे भी अब वायरस से संक्रमित होकर खतरनाक ज़ॉम्बी जैसे बन चुके होते हैं। माहौल देखकर सभी लोग फौरन अपनी अपनी गाड़ियों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में सभी कौवे उड़कर आसमान में मंडराने लगते हैं और हमला करने की तैयारी करते हैं। कार्लोस की टीम अपनी गाड़ियां स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच एलजे और नर्स पेटे की जीप रेत में फंस जाती है। वे दोनों जीप छोड़कर पास खड़ी एक स्कूल बस की ओर भागते हैं और उसमें जाकर छिप जाते हैं। कौवे स्कूल बस पर हमला कर देते हैं और उसके शीशे तोड़ देते हैं। यह देखकर कार्लोस अपनी लॉरी बस के पास लाता है और बस में मौजूद लोगों को सुरक्षित लॉरी में ले जाने का आदेश देता है। उसी वक्त आकाश में उड़ते असंख्य कौवों को देखकर एलिस को समझ आ जाता है कि कार्लोस की टीम इसी इलाके में है। उधर बस के टूटे शीशों से घुसकर कई संक्रमित कौवे नर्स पेटे पर हमला कर देते हैं। इसके बावजूद वह बहादुरी से सभी लोगों को बस से निकालती है और उन्हें बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है, लेकिन खुद उन संक्रमित कौवों से घिर जाती है और वे उसे बेरहमी से मार डालते हैं। माइक पर भी कौवे हमला कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। तभी एलिस वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में आक्रोश और हाथों में ऊर्जा की चमक होती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सभी कौवों को जलाकर राख कर देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय अम्ब्रेला कंपनी का व्हाइट क्वीन सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो जाता है और डॉक्टर लॉसेस को सूचना देता है, मुझे एक और सिग्नल प्राप्त हुआ है। अब एलिस इस प्रोजेक्ट की 45% ऊर्जा अपने अंदर समेट चुकी है। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, साथ ही वो उसकी वर्तमान लोकेशन भी स्क्रीन पर दिखा देता है। कुछ देर बाद एलिस को होश आता है। उसकी आंख खुलती है तो सामने केम खड़ी होती है। केम मुस्कुराते हुए एलिस से कहती है, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। फिर वे सभी मिलकर माइक और नर्स बेटे के शवों को सम्मानपूर्वक दफनाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद कार्लोस एलिस से सवाल करता है, तुम अम्ब्रेला कंपनी से क्यों भागी? एलिस गंभीर होकर जवाब देती है, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की। अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो बहुत से बेगुनाह मारे जाते। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर लॉसेस सैटेलाइट की मदद से एलिस की लोकेशन ट्रैक करते हैं। कंप्यूटर एलिस की तस्वीर को स्कैन करता है और रिपोर्ट देता है कि मिलान 62% है। डॉक्टर लॉसेस ये बात अल्बर्ट वेस्कर को बताता है। अल्बर्ट कहता है, पहले ये निश्चित करो कि वह 100% एलिस ही है, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। इस बीच कार्लोस की टीम एक जगह बैठी होती है। वे चिंतित होकर बात कर रहे होते हैं कि खाना और पेट्रोल दोनों खत्म होने की कगार पर हैं। एलिस तब अपनी किताब सबको दिखाती है और बताती है कि अलास्का एक ऐसा इलाका है जहां वायरस का कोई असर नहीं है। वो कहती है, अगर हम वहां पहुंच जाएं तो हमारी जिंदगी बच सकती है। क्लैरी सभी लोगों को बुलाकर पूछती है, क्या आप सब अलास्का चलने को तैयार हैं? हर कोई हामी भरता है। फिर रात को सभी एक नक्शे के साथ बैठते हैं और योजना बनाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अलास्का तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त पेट्रोल नहीं है, इसलिए वे तय करते हैं कि पहले लास वेगास चलना होगा। वहां उन्हें पेट्रोल और खाना दोनों मिल सकते हैं। हालांकि लास वेगास अब बहुत खतरनाक बन चुका है क्योंकि वहां ज़ॉम्बियों का कब्जा है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वे अगले दिन वहीं जाने का फैसला करते हैं। उसी समय डॉक्टर लॉसेस एक चाल चलता है। वो कंप्यूटर सिस्टम में अल्बर्ट वेस्कर की आवाज की नकल करता है और सभी सैनिकों को आदेश देता है कि वे तुरंत एलिस प्रोजेक्ट पर कार्रवाई शुरू करें और उसके आदेशों का पालन करें। सुबह कार्लोस और उसकी टीम लास वेगास की ओर रवाना होती है। उधर डॉक्टर लॉसेस भी सैटेलाइट के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं और बिना बताए खुद भी उस ओर बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान एलजे की हालत बिगड़ती जा रही है। ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने के कारण वायरस अब उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। जैसे ही टीम लास वेगास पहुंचती है, वे देखकर चौंक जाते हैं कि पूरा शहर अब रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ तबाही, वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। वे पेट्रोल पंप की जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बड़ा कंटेनर दिखाई देता है। एलिस आगे बढ़कर ये देखने जाती है कि कंटेनर के भीतर क्या है। वहीं केम लास वेगास टावर पर चढ़ता है ताकि ऊंचाई से पूरे इलाके का सर्वे किया जा सके।
जैसे ही एलिस कंटेनर खोलने लगती है, उसे भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि कंटेनर के अंदर ज़ॉम्बी हैं। वो सभी को सतर्क कर देती है। तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और अंदर छिपे ज़ॉम्बी एकाएक बाहर निकल आते हैं और हमला बोल देते हैं। टीम के सभी लोग मिलकर उन पर गोली चलाते हैं और कई ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी कुछ सदस्यों को काट लेते हैं। एलिस भी अपनी तलवार से एक के बाद एक ज़ॉम्बी को काटती जाती है। चारों ओर शोर और अफरा तफरी मच जाती है, जिससे और ज्यादा ज़ॉम्बी उस ओर खींचे चले आते हैं। उधर केम टावर की ऊंचाई से ज़ॉम्बी पर फायर करता रहता है। उसी समय डॉक्टर लॉसेस एलिस की आंखों में लगे स्पेशल लेंस के जरिए उसकी हर गतिविधि कंप्यूटर पर लाइव देख रहे होते हैं। वो अपने वैज्ञानिकों को आदेश देते हैं कि जैसे ही एलिस नीचे गिरे, तुरंत उसका खून इकट्ठा करो, इससे पहले कि वो ठंडा हो। एलिस को ये एहसास हो जाता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वो तुरंत सैटेलाइट नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करती है ताकि अपने लेंस पर कंट्रोल ले सके। इस बीच ज़ॉम्बी लगातार हमला करते जा रहे हैं। कुछ ज़ॉम्बी टावर तक पहुंच जाते हैं और केम को भी मार डालते हैं। वहीं एलजे अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है और अचानक कैट पर हमला कर देता है। तभी कार्लोस आता है और एलजे को गोली मारता है, लेकिन उसी क्षण एलजे कार्लोस के हाथ को काट लेता है। कार्लोस दर्द में कराहता है, फिर एक और गोली मारकर एलजे को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उधर एलिस सैटेलाइट सिस्टम को बाईपास करके अपने लेंस को कंट्रोल करने वाले चिप को शॉर्ट कर देती है, जिससे डॉक्टर लॉसेस अब उसकी आंखों के जरिए उसे ट्रैक नहीं कर पाते। डॉक्टर लॉसेस एक वैकल्पिक सिस्टम से उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस उनकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो सीधा उनके ठिकाने पर पहुंचती है और बिना किसी दया के सभी वैज्ञानिकों को एक एक करके मार गिराती है। उसी समय डॉक्टर लॉसेस जान बचाने के लिए तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। हेलीकॉप्टर का पायलट ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देता है और इससे पहले कि एलिस वहां पहुंच पाए, वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर लॉसेस अम्ब्रेला मुख्यालय लौटते हैं और खुद को उस एंटीडोट सीरम का इंजेक्शन देते हैं जिसे उन्होंने खुद विकसित किया था। लेकिन तभी स्लैटर वहां आ जाता है और डॉक्टर लॉसेस को देखता है। अब तक डॉक्टर लॉसेस वायरस के असर में आ चुके होते हैं और अपना होश खो चुके होते हैं। स्लैटर को समझ आ जाता है कि डॉक्टर लॉसेस ने अल्बर्ट की आवाज का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए वो उसे गोली मार देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि डॉक्टर लॉसेस पहले ही अपने शरीर में बहुत अधिक मात्रा में सीरम डाल चुके थे, जिससे वो एक भयानक और ताकतवर ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। गोली का असर नहीं होता और वो दोबारा उठ खड़े होते हैं। फिर अपनी नई शक्ति का उपयोग करके वो स्लैटर को बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरी ओर एलिस और कार्लोस की टीम अम्ब्रेला की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और एक ऊंचाई से दूरबीन के जरिए उसे देखती है। तभी कार्लोस को खून की उल्टी होती है। एलजे के काटने की वजह से अब वो भी संक्रमित हो चुका है। कार्लोस एक साहसिक योजना बनाता है। उसका प्लान होता है कि वो खुद एक ट्रक लेकर अम्ब्रेला के परिसर तक जाएगा, वहां मौजूद ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ट्रक में रखे बम और बारूद को उड़ा देगा ताकि बाकी सभी अम्ब्रेला के अंदर घुस सकें। यह सुनकर टीम के बाकी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस योजना में कार्लोस की कुर्बानी तय है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा होता। कार्लोस ट्रक में बम लादता है और ज़ॉम्बी को ललकारता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। वो ट्रक को एक जगह पलट देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ते हैं। जैसे ही भीड़ ट्रक के पास पहुंचती है, कार्लोस बम में आग लगा देता है और जोरदार धमाका होता है। इसी दौरान बाकी टीम अम्ब्रेला के अंदर घुस जाती है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। एलिस क्लारा को कहती है कि वो सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाए और बताती है कि उसका एक अधूरा काम बाकी है। क्लारा हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भरती है और एलिस अकेली उस इमारत की ओर बढ़ती है। एक गुप्त रास्ता खुलता है, जिससे होकर वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की गहराई में प्रवेश करती है, जहां अब उसका असली सामना होने वाला है। इसके बाद एलिस एक बंदूक उठाती है और डॉक्टर लॉसेस को ढूंढने निकल पड़ती है। पूरे कॉरिडोर में खून फैला होता है और अम्ब्रेला की प्रयोगशाला पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। तभी व्हाइट क्वीन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एलिस को सब कुछ दिखाता है, क्या हुआ था और डॉक्टर लॉसेस अब कहाँ है। सिस्टम के निर्देशों के मुताबिक एलिस आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर उसे डॉक्टर लॉसेस दिखाई देते हैं। वह सभी वैज्ञानिकों को बेरहमी से मार चुका होता है और उनके शव हवा में लटक रहे होते हैं। उसी जगह पर एलिस को उसका खुद का एक क्लोन मॉडल भी दिखाई देता है, जिसे उसके खून से तैयार किया गया होता है। जैसे ही एलिस क्लोन की तरफ ध्यान देती है, उसके पास से कुछ तेजी से गुजरता है। एलिस सतर्क हो जाती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी अचानक डॉक्टर लॉसेस उस पर हमला कर देता है। एलिस तलवार से उसे घायल करती है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाता है। इसी बीच क्लोन रखने वाला कैप्सूल खुल जाता है और क्लोन मॉडल
जमीन पर गिरता है। एलिस उसे उठाती है, कपड़े से ढकती है और फिर डॉक्टर लॉसेस की खोज में आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर लॉसेस फिर सामने आता है और एलिस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। एलिस उसे कई बार तलवार से घायल करती है, लेकिन उसका शरीर बार बार अपने आप ठीक हो जाता है। एलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंकती है, लेकिन डॉक्टर लॉसेस को कोई नुकसान नहीं होता। वो फिर से उठकर पूरी शक्ति से एलिस को जमीन पर पटक देता है। एलिस गिरते हुए लेजर सिस्टम के एक कमरे में जा पहुंचती है। उसी वक्त क्लोन मॉडल की आंखें खुल जाती हैं, वो सक्रिय हो जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर लॉसेस फिर से एलिस पर टूट पड़ता है। एलिस उसे बार बार घायल करती है, मगर डॉक्टर लॉसेस पर कोई असर नहीं होता। डॉक्टर लॉसेस एलिस को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी लेजर सिस्टम चालू हो जाता है और उसकी दिशा में बढ़ते हुए उसे टुकड़ों में काट डालता है। एलिस भी उस सिस्टम की रेंज में होती है, लेकिन ऐन मौके पर लेजर रुक जाता है। पता चलता है कि एलिस के क्लोन मॉडल ने लेजर सिस्टम को बंद कर दिया है। इसके बाद दूसरी तरफ अम्ब्रेला हेडक्वार्टर में अल्बर्ट अपने अधिकारियों से कहता है कि अब कंपनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमें पता नहीं कि वहां क्या हुआ। तभी अचानक एलिस का होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है। एलिस का चेहरा स्क्रीन पर उभरता है और वह अल्बर्ट को चेतावनी देती है, मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ने वाली। अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।